नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा 16 अक्टूबर 2022 यानी रविवार को बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे और जयपुर में ऑफलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इन सभी वर्कशॉप में एक मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और फिर इसके पश्चात वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स के पैटर्न को समझने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप इस वर्कशॉप को अटेंड करें और इसका लाभ उठाएं। इसके संदर्भ में अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान की गई है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए नंबर पर मिस कॉल करके भी स्वयं को रजिस्टर करा सकते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी के जिस एक्सप्लेन्ड सत्र को प्रारंभ किया गया है, इस एक्सप्लेन्ड सत्र का नवीन अंक 14 अक्टूबर 2022 यानी आज रात 8 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें चुनाव चिन्ह नामक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इससे संबंधित क्लास की नोटिफिकेशन को भी सेट करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथनों की पहचान करें। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A यह प्रदान करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है और विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिए विधि के समक्ष समता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 की उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सबसे पहले हम इस खबर के संदर्भ को समझ लेते हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रदान की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में यह कहा गया है कि यह अदालत का कर्तव्य है कि वह राज्य के खर्च पर आरोपी को उचित और सार्थक कानूनी सहायता प्रदान करे। शीर्ष अदालत के अनुसार राज्य को एक आरोपी के लिए एक निष्पक्ष बचाव पक्ष का वकील सुनिश्चित करना चाहिए और यह अदालत का कर्तव्य है कि वह यह देखे और सुनिश्चित करे कि एक आपराधिक मुकदमे में आरोपी का बचाव पक्ष के वकील के द्वारा प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व किया जाए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके संदर्भ में भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A यह प्रदान करता है कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और विशेष रूप से उपयुक्त कानून, योजनाओं आदि के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता को प्रदान किया जाए। इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो राज्य के लिए विधि के समक्ष समता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं। इस संदर्भ में नालसा, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण कहा जाता है, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। 1987 के अधिनियम के आधार पर, जिसके तहत कानूनी सहायता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की निगरानी, समीक्षा आदि के लिए इसका विकास किया गया। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक होते हैं। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि पहला कथन हमारा सही है, दूसरा कथन भी हमारा सही है। हालांकि नालसा के संरक्षक के रूप में आपको ध्यान रखना है कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इस रूप में तीसरा कथन हमारा सही नहीं है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। आंध्र प्रदेश में हाल ही में स्थापित रायतू भरोसा केंद्र में निम्नलिखित में से किनके कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? शिशुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताएं, स्कूल छोड़ने वाले बच्चे, किसान की घरेलू शोषण का सामना कर रही महिलाएं। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है।
हाल ही में इथोपिया के कृषि मंत्री के नेतृत्व में एक इथोपियाई प्रतिनिधि मंडल आंध्र प्रदेश में अपनी तरीके के पहले रायथू भरोसा केंद्रों का अध्ययन करने के लिए आया है, जिसे आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। रैयतु भरोसा केंद्र किसानों के लिए एकल खिड़की सेवा केंद्र के रूप में पूरे राज्य में स्थापित किए गए हैं, जहां पे वे किसानों को गुणवत्ता वाले बीज, प्रमाणित उर्वरक और पशु चारा आदि को प्रदान करते हैं। इसमें किसान कृषि उपकरण खरीद सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं और यहां तक कि किसान इन केंद्रों में मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज को भी बेच सकते हैं। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि रैयतु भरोसा केंद्र किससे संबंधित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, किसान। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन लीड्स रिपोर्ट यानी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, विभिन्न राज्यों में रसद आसानी रिपोर्ट जारी करता है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? लीड्स रिपोर्ट, जिसे अंग्रेजी में लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स और हिंदी में विभिन्न राज्यों में रसद आसानी रिपोर्ट कहा जाता है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। हाल ही में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात उन 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं जिन्हें इस इंडेक्स में अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि लीड्स एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें राज्यों को उनके रसद पारिस्थितिकी तंत्र यानी लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के आधार पर रैंक किया जाता है, विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला जाता है और इसमें विभिन्न सिफारिशों को भी शामिल किया जाता है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा लीड्स रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा ए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आज के न्यूज़पेपर्स में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में चांगलांग जिले के भीतर भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र पार्क है जिसमें बड़ी बिल्ली की 4 बिल्ली के समान प्रजातियां हैं, जैसे बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ। भारत में पाई जाने वाली एकमात्र ऐप प्रजाति हुलॉक गिबन्स इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है? बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान की नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान? आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के वन्यजीव अधिकारी हिम तेंदुए की उपस्थिति का पता लगाने के लिए 2021 में किए गए एक सर्वेक्षण के आंकड़ों के विश्लेषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसे हिम तेंदुए के कोट यानी उसके बाह्य आवरण खाल के कारण पहाड़ी भूत के रूप में भी जाना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश राज्य में चांगलांग जिले के भीतर भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र पार्क है जिसमें बड़ी बिल्ली की 4 बिल्ली के समान प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत में पाई जाने वाली एकमात्र ऐप की प्रजाति हुलुक गिबन्स भी इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इस प्रश्न में किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख किया जा रहा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2018 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि करने का क्या निहितार्थ है? असैन्य परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आते हैं। सैन्य परमाणु प्रतिष्ठान IAEA के निरीक्षण के अंतर्गत आते हैं। देश को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG से यूरेनियम खरीदने का सौभाग्य प्राप्त होगा कि देश अपने आप NSG का सदस्य बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह संयुक्त राष्ट्र परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण एजेंसी है
जो परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देशों के साथ मिलकर काम करती है। जब हम बात करते हैं IAEA की अतिरिक्त प्रोटोकॉल की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह किसी देश के परमाणु कार्यक्रम की विशेष रूप से शांतिपूर्ण प्रकृति को सत्यापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत के द्वारा 2009 में इस पर हस्ताक्षर किए गए और यह 2014 से लागू हुआ। इसके माध्यम से मूल रूप से असैन्य परमाणु रिएक्टर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों के अंतर्गत आते हैं। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे हिजाब के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के विभाजित फैसले पर, जो आज के न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने उन छात्रों की अपील पर एक विभाजित फैसला दिया जिन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य अभ्यास नहीं है। इसके अंतर्गत न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने अपीलों को खारिज कर दिया, जबकि सुधांशु धूलिया ने उच्च न्यायालय के फैसले को ही खारिज किया। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मुस्लिम छात्राओं की पसंद का उल्लंघन नहीं करता है। हालांकि न्यायमूर्ति धूलिया के अनुसार हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है अथवा नहीं, यह तय करने में कर्नाटक उच्च न्यायालय गलत था। बिजॉय इमैनुअल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना तीनों मानदंडों को पूरा करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि विजॉय इमैनुअल वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि अदालतों को केवल यह परीक्षण करने की आवश्यकता है कि क्या एक प्रथा प्रचलित है, स्थापित है और वास्तविक है। न्यायमूर्ति धूलिया के द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया और कहा गया कि कैसे कुछ भी उस लक्ष्य को बाधित नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण भारत में बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के रास्ते में पहले ही जबरदस्त बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, अतः राज्य और समाज को इन बाधाओं को और अधिक नहीं रखना चाहिए। वस्तुतः हमें उनके जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से अब याचिकाओं को भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया है, जो मामले की फिर से सुनवाई के लिए एक उपयुक्त और बड़ी बेंच की नियुक्ति करने वाले हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।